गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना MK सर माय डियर। आप सभी जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं UGC नेट फर्स्ट ग्रेड और PGT एग्ज़ाम के, अदर ग्रेड एग्ज़ाम के, उन सभी का आज की क्लास में स्वागत है। उधर आपका पोर्शन चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी में कुछ ज़्यादा आपके रहा नहीं है और अभी आपकी एक न्यू यूनिट शुरू की जा रही है, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। और क्या मेरी वॉइस क्लियरली आप सुन पा रहे हो? तो एक बार थोड़ा हम चेक कर लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से कहा था कि सर काफ़ी बार वॉइस प्रॉब्लम होती है। तो हमारी तरफ से ये हमेशा चेक कर लिया जाएगा, आपको आने वाली क्लासेज में वॉइस प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। और जितने भी ऑल माय डियर स्टूडेंट हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डियर। चलिएगा देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट, और एक एक कॉन्सेप्ट पर हम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर हम समुद्र विज्ञान जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। और समुद्र विज्ञान से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पे। समुद्र विज्ञान के सर कौन कौन से टॉपिक हमको एग्जाम की दृष्टि से स्टडी करने चाहिए? तो मैं हमेशा विद्यार्थी से बोलता हूँ कि डियर, आपको कॉन्सेप्ट की समझ डेवलप करनी है और समुद्र विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे महासागरीय उच्चावच स्थलाकृति कहते हैं। महासागरीय उच्चावच स्थलाकृति, जो महासागरों के अंदर उच्चावच की स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप कॉन्टिनेंटल पार्ट से महासागरों की ओर जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले स्थलाकृति आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगी, उसके बाद आपको कॉन्टिनेंटल स्लॉप मिलेगी, उसके बाद आपको महासागरीय जो आपके गहरे महासागरीय मैदान मिलेंगे, और उसके बाद आपको महासागरीय गर्त मिलेंगे। तो चार स्थलाकृतियों के बारे में मोस्टली स्टडी किया जाता है, जिसे महासागर मगन तट कहते हैं, महासागर मगन ढाल कहते हैं, महासागरीय जो गहरे मतलब आपके गहरा समुद्रीय भाग जो मैदान होता है, और लास्ट आपका कौन सा होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ट्रफ यानी गर्त। इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, नीतल उच्चावच। नीतल उच्चावच। ठीक है डियर, अगला देखिएगा। अगला जो आपका टॉपिक है, सेकंड नंबर टॉपिक। सर सेकंड नंबर टॉपिक कौन सा होता है? तो तापमान। तापमान इससे रिलेटेड है। जब आप महासागर नीतल उच्चावच स्टडी कर लेते हो तो महासागरीय जो जल है उस जल के अंदर तापमान और लवणता के बारे में डेटा एनालिसिस किए जाते हैं, और ये टेम्परेचर एंड सैलिनिटी से निर्धारण किया जाता है कि ओशियनिक जो वाटर है वो ड्रिफ्ट किस दिशा में करेगा, किस दिशा से किस दिशा की ओर इस पानी का प्रवाह रहेगा। तो ये मोस्टली देखा जाता है इसमें कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर सेकंड जो आपका टॉपिक है, महासागरीय
महासागरीय तापमान एवं लवणता। तो ये आपका सेकंड मोस्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट में। थर्ड कौन सा टॉपिक है जो आपसे इंटरकनेक्ट रहेगा यहाँ पर? तो थर्ड जो आपके समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक है आपका, वो महासागरीय धाराएं हैं। और महासागरीय धाराओं में से मोस्टली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। किस क्षेत्र में कौन सी जलधारा है? तो अगला है आपका महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करंट्स। इसके अलावा आपके ज्वर भाटा, फोर नंबर जो टॉपिक है वो है ज्वर भाटा। टाइड्स एंड एप्स के बारे में आपको स्टडी करवाऊंगा मैं। 5 नंबर पे जो टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। इसके अलावा 6 नंबर पे जो आपका टॉपिक है प्रवाल भीति, जैसे महासागरीय प्रवाल, प्रवाल भीति, जैसे ओशियनिक कोरल रीफ्स कहते हैं। तो ये आपके मोस्टली 6 टॉपिक तो ये हो गए। इसके अलावा 7 नंबर का जो आपका टॉपिक है ये यूजीसी नेट की यूनिट में है, महासागरीय संसाधन। इस टॉपिक में से भी मोस्टली आपके नेट एग्जाम और सेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमको स्तर वहाँ पर ये लेकर चलना है कि विद्यार्थी को यदि डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है तो उसको आसान रूप में विद्यार्थी अटेम्प्ट करके कर सके। तो ये यहाँ पर आपके 7 टॉपिक हैं जो आपके ओशनोग्राफी का भाग हैं। और ओशनोग्राफी में नंबर 1 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और अब तो आपका मैंने टाइम भी बहुत अच्छा कर दिया है। इवनिंग में आपकी एप्लीकेशन पर क्लासेस और नाइट में आपके यूट्यूब पर क्लास, यूट्यूब पे क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके टोटली 7 टॉपिक हैं। इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको ओशियनिक पार्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप मेरे से कहोगे कि सर कैसे हम समझें इन कॉन्सेप्टों को? तो हम यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज करते हैं। और बेहतर यूज आपने देख ही लिया होगा ग्राफिक्स के माध्यम से। इसके अलावा आपके मैपिंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मैं आपको हमेशा आपके कॉन्सेप्टों को स्टडी करवाता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी यदि उस कॉन्सेप्ट के आधार पे स्टडी करता है तो निश्चित तौर पे उसको बेनिफिट मिलना स्वाभाविक है। और विद्यार्थी को बेनिफिट मिलते भी हैं, विद्यार्थी को बेनिफिट मिलते भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को बेनिफिट नहीं मिलते हैं, निश्चित तौर पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, और भी इसको स्मॉल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे, क्योंकि ओशनोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें पैसिफिक ओशियन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम आपके जो आपके ओशियनिक रिलिफ्स हैं उन पर आएंगे।
ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन यहाँ पर आप देखोगे तो इधर वाला जो पार्ट है ये रसिया का है, और रसिया का कुछ भाग यूरोप का भाग है, और बाकी एशिया के अंतर्गत आता है। रसिया क्या है, आपके इधर की तरफ से मतलब ग्लेशियर से लॉक है, और इधर की तरफ से भी ग्लेशियर से लॉक है। तो इसीलिए रसिया के पास एकमात्र स्थलीय जो मार्ग है वो यूरोप होते हुए है, क्योंकि नॉर्थ में आर्कटिक आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन है, तो पूरा ग्लेशियर से युक्त है। अब इसका रीजन भी बताया जाता है कि यहाँ पर रसिया, यहाँ पर आपका यूएसए है, अमेरिका। तो अमेरिका का ये क्षेत्र आपका अलास्का है। अगर आप जूम करके देखोगे तो ये आपका अलास्का है, यहाँ पर ये अलास्का है। अलास्का और रसिया के यहाँ पर ये रूस वाला जो क्षेत्र है, साइबेरिया वाला, इसके बीच में एक जल संधि है। ये जल संधि का निर्धारण किया गया है, इसे बेरिंग सी, यानी यहाँ पर बेरिंग सी है, उसी के आधार पे इस जल संधि का निर्धारण किया गया है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आप चलोगे, जस्ट आप देखोगे तो ये इधर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो भाग है अलास्का, और अलास्का के साउथ में आओगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का है, यानी जो क्षेत्र है उसी के नाम पे आपके उस क्षेत्र का मतलब वहाँ की खाड़ी का नाम रखा गया है। तो इसे गल्फ ऑफ अलास्का के नाम से जाना जाता है। क्लियरली आपको समझ आया होगा मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है। इसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ पर ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया है, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये आपका लॉस एंजल्स है, जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शहर माना जाता है वर्ल्ड का, लॉस एंजल्स, याद रखना विशेषकर। और फिर आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन चल रहा है, प्रशांत महासागर। इसके बाद यहाँ पर यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको, ये मैक्सिको सिटी आ गई। ग्वाटेमाला, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने पहले, ये ग्वाटेमाला है। और यहाँ पर आपको पता होगा ये जो लाइन गुजर रही है इसका नाम क्या है, आप सभी को ज्ञात होगा। ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। और उसके बाद आप देखोगे ये पेरू है, और यहाँ पर लीमा, और पेरू की जलधारा आप सभी जानते हो। पेरू के बाद ये चिली है, दक्षिणी अमेरिका के हैं। अब यहाँ पर देखो, मोस्टली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था डियर, कि ये जो आपका पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इधर की तरफ ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर के इधर की तरफ आप देखोगे वेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपको तस्मान सागर मिलेगा, आपको कोरल सागर मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आपका न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड। और जस्ट इसके इधर की तरफ ये जो आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल का पार्ट है। यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन है। तो यहाँ पर पूछा जाता है साउथ पैसिफिक ओशियन के मतलब ईस्ट में कौन है, तो आपको याद रखना है कि साउथ पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में आपका कौन है, ईस्ट में आपका अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका है। वेस्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा भाग होगा? ईस्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक कोरल रीफ्स मिलेगी, प्रवाल भीति मिलेगी। इस प्रवाल भीति को ये यहाँ पर एक प्रवाल भीति मिलती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। आगे चलिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के जो पार्ट हैं, तो पापुआ न्यू गिनिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये आपका इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर फिलीपींस है। यहाँ पर आपका मलेशिया है, अगर आपने देखा हो तो मलेशिया यहीं पर है। ये आपका देखो यहाँ पर
इंडोनेशिया है, इधर की तरफ आपका मलेशिया है, ये आपका फिलीपींस है। क्योंकि तभी तो आप समझ पाओगे चीज़ों को, पहले आप देख लोगे, एक बार मैप को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पर आपका मलेशिया है, मेरा मानना यह है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, ये आपका फिलीपीन है, ये फिलीपींस के पास फिलीपींस सी है, फिलीपींस सी है, ये साउथ चीन सी है, साउथ चीन मतलब जो साउथ चीन का सागर जिसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, मोस्टली इस पर विवाद रहता है। अभी फिलीपींस ने इधर अपने मतलब मिसाइलें इधर लगा दी हैं, ये वियतनाम है। चीन क्या है, इन पर अधिकार चाहता है। यहाँ पर मलेशिया है और गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है और ये म्यांमार है। इधर की तरफ आपका इंडिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ तक आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जिसमें आप दोबारा देखोगे सोलोमन सी है, इधर की तरफ ये सोलोमन सी है, बांदा सी है। अगर आपसे पूछा जाए बांदा सी कहाँ है, बांदा सी के इधर की तरफ आओगे इंडोनेशिया है, ये आपका मलेशिया है, ये आपका फिलीपीन है। कौन सा है, फिलीपींस है। अब यहाँ पे छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको मोस्टली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका ईस्ट चीन सी है, यानी पूर्वी चीन सागर है। यहाँ पर ये आपका पूर्वी चीन सागर है। एक बात याद रखना कि पूर्वी चीन सागर से जस्ट ऊपर की तरफ चलोगे तो ये आपका जापान आ जाएगा। कौन आ जाएगा, जापान। ये भी आपके प्रशांत महासागर में है। अभी हम प्रशांत महासागर के बारे में ही देख रहे हैं। उसके बाद ये आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, आपने इसके बारे में सुना भी होगा और जियोपॉलिटी में हम डिस्कस भी करेंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। मैंने आपसे बोला भी था क्लास में कि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के साथ एप्लीकेशन में विजिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन में स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को ज़रूर सजेस्ट कीजिए। हाँ, हो सकता है कि मुझे आपके कोर्स में जितना टाइम लगता है उससे 1 मंथ ज़्यादा लगे, लेकिन ये डेफिनेटली समझ लीजिए कि इमेज, ग्राफिक्स और आपके मैपिंग, इन तीनों से आपका जो कोर्स और कंटेंट है इतना बेहतरीन बन जाएगा कि आप एग्ज़ाम में बहुत सुपर करोगे माय डियर, ठीक है ना। और डेली आप सभी को निश्चित तौर पे आते ही हो एप्लीकेशन पे। तो ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर सी ऑफ जापान है, ये येलो सी है, इसके बारे में बहुत सुना होगा। येलो सी जिसे पीला सागर या पीत सागर कहते हैं, सबसे कम गहरा है, याद रखना। ये जो आपके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन के बीच में है, ये पीला सागर जिसे पीत सागर के नाम से जाना जाता है। जस्ट इसके नीचे चलोगे साउथ में तो इधर देखो, यहाँ पर ओखोटस्क सी ये ओखोटस्क सी आ गया आपका। कौन सा आ गया, ओखोटस्क। यहाँ पर ओखोटस्क सी है, याद रखना ये विशेषकर। और उसके बाद ये आपका क्षेत्र है पूरा, ये बेरिंग सी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूरा आपका प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे मोस्टली आपका ये पूरा क्षेत्र जितना भी मैंने आपसे एनालिसिस किया डिटेल से, वो आपका पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर। तो सामने आपको मैप रखना है और मैप से ये पूरी मैपिंग कंप्लीट करनी है। तो एक तो हो गया आपका प्रशांत महासागर, जिसके बारे में हम मोस्टली जो आपके ओशियनिक रिलिप्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। अब अगला हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, देखिएगा। तो यहाँ तक तो हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। चलिएगा, अब हम आ जाते हैं अटलांटिक सी की तरफ। नॉर्थ अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक सी है। और आप सभी को पता होगा कि अटलांटिक महासागर की कितनी वैल्यू है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से।
देखो ये ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा मतलब द्वीपीय क्षेत्र। ग्रीनलैंड को सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र आइसलैंड माना जाता है। तो ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के इधर चलोगे तो ये बैफिन बे, यानी बैफिन की खाड़ी है यहाँ पर। बैफिन की खाड़ी के बाद ये लेब्राडोर सी है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक लेब्राडोर जलधारा चलती है, जो विशेषकर आप करंट में पढ़ने वाले हो। लेब्राडोर कॉल्ड मतलब आपके करंट है। वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम है। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप समझोगे तो यहाँ पर बैफिन खाड़ी, और इधर की तरफ आओगे तो ये आपके लेब्राडोर सी है, यानी लेब्राडोर सागर है। ये आपका अमेरिका वाला पार्ट है ये पूरा। तो यहाँ पर हडसन की खाड़ी है। जस्ट इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको हडसन की खाड़ी देखने को मिलेगी। मैप में देख लेना आप, पूरा हडसन की खाड़ी है। आगे देखो, हडसन की खाड़ी के बाद आप चलोगे तो जस्ट इधर की तरफ जितने भी आपके मोस्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर की तरफ आओगे तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी, और यहाँ पर आपको कैरिबियन सी मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हमने रिपीट किया दोबारा से। ये आपका ग्रीनलैंड है जो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। तो यहाँ पर आपके बैफिन बे है, उसके बाद यहाँ पर आपके हडसन बे है, और हडसन बे के बाद यहाँ पर मैक्सिको है, और मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद यहाँ पर कैरिबियन सी है। ये आपका कैरिबियन सी है। अब देखो ये पूरा क्षेत्र नॉर्थ अटलांटिक में है। अब इधर आते हैं हम, इधर कौन सा क्षेत्र है? इधर वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्वेजियन सी है, जो नॉर्वे क्षेत्र के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आपके अगर देखोगे तो यहाँ पे स्वीडन है, यहाँ नॉर्वे है, तो ये आपका सागरीय भाग है। ये आइसलैंड है, और इधर आपका नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। ये आपके सभी जो पार्ट हैं ये कनेक्ट हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप चलोगे तो यहाँ पर ये आपका ये जो सागरीय भाग आपको दिखाई दे रहा है ये मेडिटेरियन सी है। कौन सा है? मेडिटेरियन सी है। ये पूरा आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है ना, ये मेडिटेरियन सी है इधर वाला। अब देखो तो ये नॉर्थ अटलांटिक में ये मेडिटेरियन सी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इटली और ग्रीस के पास में इधर वाला जो क्षेत्र है ये मेडिटेरियन सी है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बाद आप साउथ अटलांटिक ओशियन में आओगे। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको पता लगा कि सर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो सागरीय भाग है वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और जैसे ही आप साउथ में आओगे तो साउथ में आप देखोगे कि गल्फ ऑफ गिनी, ये गल्फ ऑफ गिनी है। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इधर ये आपका साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के बाद ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद जैसे ही आप साउथ में आओगे तो ये आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन के बारे में। अब आगे जाके हम इसके कौन कौन से इसमें द्वीप, मतलब कौन कौन से आइसलैंड हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे फॉकलैंड आइसलैंड है। एक एक आइसलैंड को आपको बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। और इस प्रकार से आपको कंप्लीट करवाऊंगा कि चीज़ें आपके बहुत रिकॉल हो जाएंगी अच्छे से। यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा, ये आपका पूरा हमने जो एनालिसिस किया ये अटलांटिक ओशियन के बारे में हमने एनालिसिस किया। तो एक अटलांटिक हो गया। उसके बाद इंडियन ओशियन की बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका इंडियन ओशियन है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ अदन है, और ये जितनी भी कंट्रियां हैं यहाँ पर देखिएगा। जैसे ही आप इसको और जूम करोगे तो यहाँ पर आपका रेड सी आ जाएगा। ये देखो ये जो क्षेत्र है ये आपका रेड सी का है। और रेड सी के बाद आप देखोगे ये आपका रेड सी है पूरा, और रेड सी के बाद ये गल्फ ऑफ अदन है। इस गल्फ के ऊपर जितने भी जो क्षेत्र है, जितने भी आपके चाहे यमन हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो,
जितने भी हैं ये सभी आपके अरेबियन कंट्री हैं। अरेबियन कंट्रियों के बारे में आप जानते हैं, गल्फ ऑफ परेशियन, ये गल्फ ऑफ परेशियन है, गल्फ ऑफ ओमान है, और इसके अलावा ये इंडिया का अरेबियन सी आ गया। अरेबियन सी के बाद इधर की तरफ चलोगे, ये सोमालिया के बारे में मैं काफ़ी बार आपको बताता रहता हूँ, ये मेडागास्कर है, ये भी आपका इंडियन ओशियन में है, मेडागास्कर वाला क्षेत्र। और इसके बाद यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये अंडमान सी है, और अंडमान सी इधर को आपका ये थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो यहाँ पर आपके थाईलैंड, और इधर आपका कंबोडिया, और इधर की तरफ जब साउथ में चलोगे तो यहाँ पर आपका मलेशिया आ जाता है। मलेशिया वाला ये भाग है, कौन सा है? मलेशिया वाला भाग है, ठीक है। ये कोकोस आइसलैंड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली देख लेते हैं। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो इधर वाला भाग है, वेस्ट वाला, जो आपके इंडियन ओशियन में आता है, यानी आपके इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ईस्ट वाला जो पार्ट है वो आपके पैसिफिक ओशियन की तरफ है, ठीक है ना। अब इसके साउथ में चलोगे तो ये आपके अंटार्कटिका आ गया, तो ये आपका इंडियन ओशियन हो गया। क्लियरली मेरी बात। अब चलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक की तरफ। तो आर्कटिक आपका यहाँ पर है, ये आपका पूरा आर्कटिक है, अगर मोस्टली देखोगे आर्कटिक ओशियन है। यहाँ कोरल सी है, अगर आपको पता हो, ये आर्कटिक ओशियन है ये पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके 4 महासागरों के बारे में हमने मोस्टली आपसे बात की। अंटार्कटिका मतलब 5 महासागरों के बारे में, मोस्टली यहाँ पर 4 महासागर माने जाते हैं, और हम एक एक कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जहाँ हमें लगेगा कि आपको मैपिंग के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, वहाँ पर मेरी तरफ से मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है ना डियर। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बेसिक जानकारी दी। उसके बाद हम बाद में जब सेकंड हमारा टर्म्स रहेगा मैपिंग में, तो हम ऐसा नहीं है, जैसे हम नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से आपके द्वीप हैं, कौन कौन सा आपका क्षेत्र है, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ कि आपके द्वीप कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे फॉकलैंड है, आइसलैंड है, ये फॉकलैंड आइसलैंड है। यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा एक एक चीज़ के बारे में, जहाँ भी आपके पार्ट रहेंगे उस पार्ट के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके और कॉन्सेप्ट की समझ आपके अंदर डेवलप हो सके। तो नीतल उच्चावच आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? नीतल उच्चावच। अब मोस्टली हम ओशनोग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो ओशनोग्राफी में नीतल उच्चावच की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हम समुद्रों की बात करते हैं। अब देखिएगा, समुद्रों की ऊंचाई हो या समुद्रों की गहराई हो, यहां पर आपको याद रखना है कि समुद्रों की ऊंचाई हो, वो महाद्वीपीय क्षेत्र की ऊंचाई हो या गहराई हो, डेप्थ हो। इसके लिए एक वक्र यूज किया जाता है जिसे उच्चतादर्शी वक्र कहते हैं। सर ये बनाया कैसे जाता है? ये कुछ इस प्रकार से आपका ये वक्र तैयार किया जाता है। इसे बेसिकली सी लेवल कहा जाता है, और इस सी लेवल से समुद्रों की डेप्थ का मेजरमेंट किया जाता है और स्थल खंड की हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो आपका ये सी लेवल होता है, इस सी लेवल के बाद ये स्थल खंड है, और इस स्थल खंड पर कुछ टोपोग्राफियाँ इस प्रकार से होती हैं आपकी, ये टोपोग्राफी होती हैं।
और इसके बाद ये आपका मैदान होता है, स्थलखंड। अब स्थलखंड की जितनी भी टोपोग्राफी हैं, उन टोपोग्राफियों को अगर मोस्टली हम देखें तो यहाँ पर आपके पर्वत होते हैं, ये आपके पर्वत हैं, यहाँ पर आपके पठार, और यहाँ पर आपके मैदान होते हैं। उसके बाद आपका जलीय भाग शुरू हो जाता है और जल का एक बिंदु लेकर एक मेजरमेंट किया जाता है, उस बिंदु को समुद्र तल कहते हैं। तो ये आपका समुद्र तल होता है, जिसे सी लेवल कहा जाता है। ये आपका सी लेवल होगा। एक समुद्रों के नीचे का जो भाग होता है उसे समुद्र नीतल कहते हैं, यानी ओशियानिक फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको पता लगा। अब इस समुद्र तल से क्या है, जितने भी आपकी टोपोग्राफी हैं स्थलखंड की, इन सभी टोपोग्राफी की ऊंचाई का मापन किया जाता है। इससे ऊंचाई का मापन किया जाता है, यानी हाइट का मापन किया जाता है। और जितनी भी आपके टोपोग्राफी हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई बताई है ज्योग्राफर्सों के द्वारा, इसकी जो औसत ऊंचाई है, उस औसत ऊंचाई को 840 मीटर है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही समुद्र तल से आप नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सबसे पहला जो पार्ट मिलेगा, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय मगन तट होता है। और उसके बाद इस तरीके का आपका एक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र मिलेगा आपको, जिसे महाद्वीपीय मगन ढाल के नाम से जाना जाता है। ये आपका महाद्वीपीय मगन ढाल होता है। ये महाद्वीपों का वो क्षेत्र होता है जो समुद्र तल में डूब जाता है। तो यहाँ पर आपको दो स्थलीय भाग मिलेंगे महाद्वीपों का, एक तीव्र ढाल वाला स्लोप और एक मंद ढाल वाला स्लोप। तो मंद ढाल वाले स्लोप को ज्योग्राफर्सों ने नाम क्या दिया है, वो आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि मंद ढाल वाला जो स्लोप रहेगा उसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। और जो आपका जस्ट इसके नीचे तीव्र ढाल वाला जो स्लोप रहेगा उसे महाद्वीपीय मगन ढाल कहेंगे। मगन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाद्वीपों का स्थलीय भाग होता है जो जल में डूबा हुआ होता है। अब यहाँ से जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का मैदान मिलेगा। इस मैदान में ऐसा नहीं है कि कुछ आपको पर्वतीय भाग भी मिलेंगे, कुछ आपको सपाट पर्वतीय भाग मिलेंगे, कुछ आपको पठारी भाग मिलेंगे, और कुछ आपको जलीय, जो जल के अंदर जो स्थलाकृति है उसमें आपको गर्त देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार की आपको स्थलाकृति मिलेगी। सामुद्रिक क्षेत्रों में इस प्रकार की एक स्थलाकृति मिलेगी, जिसमें आपके पर्वत भी होते हैं, आपके मतलब सपाट पर्वत होते हैं जिन्हें गुयाट के नाम से जाना जाता है, आपके पठारी भाग भी होता है और आपके मैदान भी होता है। तो इस मैदान को गहरा महासागरीय मैदान कहते हैं। यह आपका गहरा महासागरीय मैदान है और इस मैदान के अंतर्गत ही आपके समुद्र के अंदर जो स्थलाकृति पर पर्वत मिलते हैं, माउंटेन कटक आपको देखने को मिलेंगे, रिज। इसके अलावा गुयाट जो देखने को मिलते हैं, सपाट उच्च स्थलाकृति।
और आपको पठार आपको देखने को मिलेंगे, प्लेटू, और इसके अलावा गर्त यानी ट्रफ आपको देखने को मिलेंगे सामुद्रिक क्षेत्रों में, समुद्रों की जो अंदर की स्थलाकृति है उसमें। अब यहाँ पर इसकी जो गहराई का मेजरमेंट किया जाता है, यानी जो डेप्थ है, उस गहराई का मेजरमेंट भी इसी सी लेवल से किया जाता है। ये विशेषकर याद रखना है कि समुद्रों की जो गहराई का मापन किया जाता है, समुद्रों की यानी महासागरों की गहराई का जो मापन किया जाता है वो भी यहीं से किया जाता है, सी लेवल से। और महासागरों की जो औसत गहराई बताई गई है ज्योग्राफर्सों के द्वारा डेप्थ 3800 मीटर बताई है, मतलब 840 मीटर एवरेज हाइट बताई है सी लेवल से स्थलाकृति की, और सी लेवल से जो आपके डेप्थ बताई गई है एवरेज ओशियनिक पार्ट की, वो 3800 मीटर बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ ज़्यादा होती है। अब जिस हम सी लेवल से इन दोनों का मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर एक वक्र का निर्माण होता है। आप सभी जानते हो कि एक वक्र का निर्माण होता है, और उस वक्र को हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। अब यदि हम देखते हैं और एक एक चीज़ का हम बारीकी से एनालिसिस करके देखें, तो आपको ये चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझना एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जितना भी आपने पार्ट देखा, ये सभी आपके समुद्रों के अंदर जो स्थलाकृति है उसके बारे में बताया गया है। तो समुद्रों के अंदर स्थलाकृति कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। समुद्रों के अंदर जो स्थलाकृति होती है वो आपके कुछ इस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर ये आपका महाद्वीपीय मगन तट है, और ये आपका महाद्वीपीय मगन तट है, ये ढाल है। तो यहाँ पर मोस्टली आपके महासागरों में 4 स्थलाकृतियों के बारे में, जो ओशियनिक रिलिप्स के अंदर आप स्टडी करते हो, तो यहाँ पर 4 स्थलाकृतियों के बारे में स्टडी करते हो। जैसे महासागरीय गर्त है, महासागरीय मैदान है, महासागरीय ढाल है, और महासागरीय मगन तट है। अब यहाँ पर हम जब स्थल खंड पर आ जाएंगे, और स्थल खंड पर जब हम देखते हैं, तो स्थल खंड पर कुछ इस प्रकार की हमें स्थलाकृति दिखाई देती है, जिसे पर्वत पठार मैदान के नाम से जाना जाता है, माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन। तो इसका जो एवरेज हाइट होता है वो 840 मीटर होता है, और इसी के बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं। स्टडी आपके जो महासागरीय नीतल होते हैं उसमें सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया जाता है। फर्स्ट में महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद महाद्वीपीय मगन ढाल, और उसके बाद ये जो आपका प्लेन वाला पार्ट है, इस प्लेन वाले पार्ट के बारे में आपको स्टडी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये ट्रफ वाले पार्ट के बारे में। अब यहाँ पर महासागरों की बात करें कि साहब सर महासागर कौन कौन से हैं, तो महासागरों में आपको पहले से ही पता है कि सर हम मोस्टली 3 महासागरों के बारे में मोस्टली आपके नीतल उच्चावच ओशियनिक रिलिप्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जिसमें आपका पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। अब वहाँ कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो कर्व यानी एक वक्र का निर्माण होगा उसे उच्चतादर्शी वक्र कहते हैं, जो स्थलखंड की ऊंचाई के बारे में मेजरमेंट करवाता है, और समुद्रों की जो महासागरों की जो गहराई है उसके बारे में जो मेजरमेंट किया जाता है, वो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो फिर हम आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। और आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा मोस्टली, और जितने भाई पेड ले रखा है वो तो निश्चित तौर पे जुड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और निश्चित तौर पे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा।
फिर आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, और साथ के साथ में आपके ओशनोग्राफी का भी जितना आपका कॉन्सेप्ट रह रहा है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद।